अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, मुल्की सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है, रंग लेके आएगी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में जो बड़ा मसला है वो बेरोजगारी, लोड शेडिंग और महंगाई है जो बहुत ज्यादा आवाम को परेशान कर रहा है। दूसरी जानिब बिजली की जो बढ़ती कीमतें हैं और बढ़ते टैक्सेस हैं, इसने भी आवाम का जीना बड़ा दोभर किया हुआ है। नवाज शरीफ अपने दौर हुकूमत को तारीख का सुनहरी दौर करार देते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, इस पर भी जरूर बात करेंगे। जबकि पीटीआई का एहतजाज जारी, आज भी प्रेस क्लब पे भी एहतजाज किया और आरिफ अलवी साहब ने इसमें बड़ा दबंग बयान उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल है वो एक प्रेशर कुकर जैसी हो चुकी है और किसी वक्त भी ये प्रेशर कुकर फटेगा और इसका जो सूरत हाल होगी वो मजीद खराब हो जाएगी। बानी पीटीआई पर शर्जील इनाम मेमन ने भी बड़े इल्जामात की बौछार कर दी, बड़े सख्त रिमार्क्स दिए उन्होंने और उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई की लड़ाई किसी इदारे से नहीं है बल्कि उनकी लड़ाई पाकिस्तान से है। आज यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मनाया गया और पहली मरतबा आम तातील दी गई और आवाम ने बड़ा इसको एंजॉय किया। तकरीबात का भी इनकाद किया गया। पाकिस्तान के एटमी असासे जिनकी बड़ी बात की जाती है और कुछ साजिशों का भी जिक्र किया जाता है, तो ये क्या मामला है इस पर भी जरूर बात करेंगे। जबकि यौम तकबीर का क्रेडिट सियासी पार्टियां लेती हैं, हालांकि दरपर्दा यकीनन सरफरोशी का दुख किसी और ने झेला होगा। यौम तकबीर के कुछ हकायक पर बात करेंगे और कौम की आगाही के लिए कितना जरूरी था एटमी धमाका, क्या असरात मुरतब हुए थे इसके बाद और अब क्या चीजें हमें फेस करना होंगी। दूसरी जानिब कुछ सियासी मंजरनामे को अगर हम देखें तो एमक्यूएम ने नैब कवानीन में तरामीम को नामुनासिब करार दे दिया है और एमक्यूएम का क्या किरदार रहा है कराची की सियासत में, खासतौर पर मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, मौजूदा जो सियासी तनाजुर है, उस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। आज बड़ा अहम दिन था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि कौमी हीरो है, लेकिन आज उनकी कब्र पर किसी ने भी हाजिरी नहीं दी, ये बड़ा दुख का मुकाम था। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि इस वक्त तमाम कौमी इदारों को डायलॉग्स करने की ज़रूरत है। अदलिया के फैसलों में कोताही हो जाए तो वो तबाहकुन होती है। अदलिया को मिसगाइड कौन करता है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि बानी पीटीआई पर बड़ी कड़ी तनकीद उन्होंने की और उन्होंने कहा कि लंदन से एयर कंडीशन उतारने का हुक्म सादिर कर दिया था और मसाइल का हल सिर्फ जामे डायलॉग्स हैं, बहैसियत हुकूमत हम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा, ये कहना था ख्वाजा आसिफ साहब का। ये तमाम टॉपिक्स हैं आज के प्रोग्राम में, इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं पैनल में, मैं उनका तारुफ आपको करवा दूं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब, तमगा इम्तियाज मिलिट्री, इन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। जबकि आयशा नोमान साहिबा तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कर्नल साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आज बड़ा अहम दिन यौम तकबीर के हवाले से बड़ी तकरीबात का इनकाद किया गया, लेकिन कुछ अवामी हलकों की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि 26 सालों में पहली मरतबा छुट्टी दे दी गई। हालांकि अगर ये तालीमी इदारे खुले रहते तो शायद हम ज़्यादा आगाही दे सकते थे, ज़्यादा हम बच्चों को ट्रेन कर सकते थे, बता सकते थे उन्हें। कैसे देखते हैं आप आज के दिन को? ये जो आपने लास्ट में बात की है ना, मैं इससे एग्री करता हूँ कि एटलीस्ट तालीमी इदारों के अंदर कुछ ना कुछ, क्योंकि पहले से एक तो छुट्टी बहुत अचानक ही अनाउंस की गई और अगर थोड़ा टाइमली अनाउंस की जाती तो तालीमी इदारे तो छुट्टी वाले दिन भी अपना कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं चीज़ों को। बिल्कुल। और मेन पर्पस होता है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको पता चले। हमें तो पता ही है, हम तो उस वक्त थे, हमारे तो सामने हुआ सारा कुछ। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज है और उसको चीजों को थोड़ा सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, उनके जहनों में रह जाए। और बहुत सारे लोगों को अगर आप अभी जिस तरह रोड पे जाके लोग करते हैं कि सर्वे वगैरह, तो पूछेंगे तो बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा 28 मई को क्या हुआ। एजुकेट करने की जरूरत है, एजुकेट करने की 28 मई को क्या हुआ था। तो वो फिर जब तक वो चीजें नहीं ना आएंगी तो वो फिर ऑननेस नहीं आती, वो ऑन नहीं करते लोग इस चीज को। तो ऑन करना जरूरी है। तो उसमें ये कि अगर तो ये छुट्टी अनाउंस करनी है, बोल तो छुट्टी की मेरा तो ख्याल है कोई ऐसी रीजन बनती नहीं है इसकी छुट्टी की। तो ऑलरेडी हमारी इतनी होती हैं छुट्टियां कि जी उसमें फिर ना एक फर्दर नुकसान हो जाता है। और दूसरा इतना अब्रप्टली जो अनाउंस किया गया ना, उस पर थोड़ा सा ये है कि सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई, किसी को इम्तिहानात कैंसिल हो गए, बहुत चीजें डिस्टर्ब हुई, प्लस ये वाली चीजें प्रोजेक्ट नहीं हुई, उल्टा वो काम हो गया कि जी लोग अपना बस लेयर में पड़ गए अपने अपने रिलैक्स हो गए।
तो वो पर्पस नहीं है इसका। पर्पस तो ये है कि जी आपका एक प्राइड है, पाकिस्तान एक 7th जो है न्यूक्लियर स्टेट बनी है उस वक्त। बिल्कुल इस पर बात करेंगे। मैं आयशा साहिबा से भी बात कर लूं। आयशा साहिबा, आप तो सहाफ़ी हैं और एक करियर है आपका, तज्ज़ियाकार हैं आप, तो आप कैसे देखती हैं आज के दिन के हवाले से जो रैलीज भी मुनक़िद की गई? ठीक है, हर तबका फ़िक्र से लोगों ने बड़ा पाक फौज के लिए तो वैसे ही दिलो जान हाजिर है, हर किसी की पाकिस्तानी कौम तो वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त इस उस पे है। तो कैसे आपने देखा आज के दिन की, जब कवरेज के लिए आप गई या आप फील्ड में गई, तो कैसे देखा आपने उसको? देखिए, सबसे पहले तो बेशक ये दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमात का सिला हमें मिला था और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया गया था, काबिले दिफा बनाया गया था। सबसे पहले तो हमें उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए था, क्योंकि अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिन्होंने इतनी ज्यादा लाजवाल किस्म की खिदमात सर अंजाम दी, तो उनके लिए कुछ ऐसे ट्रिब्यूट्स, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं उनका इनेकाद करना चाहिए था, जिससे मैं बिल्कुल कर्नल साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि आगाही लोगों तक पहुंचती, लोगों को पता चलता कि इस दिन की हिस्ट्री क्या है, हमारी जनरेशन को पता चलता। और जिस तरह से जो है वो अचानक से छुट्टी अनाउंस की गई, तो उससे और भी बड़ा एक जो है वो ऑकवर्ड किस्म के तासुरात कुछ हुए। सोशल मीडिया पर भी जो तमाम बातें ज़ेरे गर्दिश रही, उससे आप भी बहुत अच्छे से अवेयर होंगी। तो इस डे को और अच्छे से हम सेलिब्रेट कर सकते थे, इसको प्री प्लान करके अगर हम चलते तो मे बी आज का दिन कुछ कदरे बेहतर जो है वो गुजरता और इसके सम्राट भी हमें नजर। जैसा कर्नल साहब ने कहा कि नई नस्ल को हम एजुकेट भी कर सकते थे, हम इस दिन से फायदा उठा सकते थे, क्योंकि ये बातें हर रोज तो की नहीं जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। कर्नल साहब, पाकिस्तान के एटमी असासों की बड़ी बात की जाती है, अब आज का दिन है, बड़ा अहम है, जाहिर है एटॉमिक पावर हम बन गए थे, तो क्या साजिशें क्या होती रही हैं या हुई हैं? जरा इस बारे में जरूर रोशनी डालिएगा। ये एटॉमिक असासे जो हमारे हैं, साजिशें तो देखिए अभी तक भी चल रही हैं। अच्छा, वो दुनिया आपको नहीं देख सकती। फर्स्ट आप इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं, और इस्लामोफोबिया तो एक बहुत बड़ा एक ईवल है जो पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। हर जगह जहाँ भी देख लें, जहाँ भी उनको मौका मिलता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि जी इस्लाम को लेट डाउन करने के लिए। और उसके ऊपर पाकिस्तान अगर एक इस्लामिक स्टेट न्यूक्लियर पावर बन जाती है तो उसको तो नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। देयर इज नो डाउट इन इट। अब उसके खिलाफ जो है ओपनली, अब आप चूंकि न्यूक्लियर पावर हैं तो इतना ओपनली जिस तरह पहले था दरमियान में कि जी इसराइल अटैक कर रहा है, आपकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो एक खामखा की खाली खुली धमकियां थी कि दैट वाज नॉट पॉसिबल। आपकी माशाल्लाह इतनी स्ट्रांग आर्मी है, तो उसके होते हुए इसराइल की ये जरूरत तो नहीं हो सकती। तो अब उनके पास यही रह जाता है जो जिस चीज में वो मास्टर हैं, वो है साजिशें, प्रोपेगेंडा, लोगों को बाय करना, अंडरग्राउंड अपने लॉन्च करने और कवर्ट ऑपरेशंस लॉन्च करने, और अपने ही आपके लोगों को प्रोपेगेंडा करके उनकी ब्रेन वॉशिंग करनी, ब्रेन वॉशिंग करने के बाद अपनी ही आर्मी के खिलाफ करना या अपनी ही स्टेट के खिलाफ करना। तो इसमें वो किसी हद तक आप देख लें कि कामयाब हैं। तो वो ये साजिशें एक प्री प्लान तरीके के मुताबिक वो चला रहे हैं और ये चलती रहेंगी। इसको काउंटर करना हमारा काम है। अब इन दोनों चीजों में जो भी फिर ओवर पावर कर जाएगा, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे, तो सरवाइव कर जाएगी हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और अगर उनकी साजिशें कामयाब हो जाती है तो खुदा नाश्ता कुछ भी हो सकता है, तो जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत डैमेजिंग होगा। आपकी एक डेटरेंस है, और डेटरेंस ही सबसे बड़ी चीज होती है। कितनी भी कमजोर आदमी हो, उसका एक खौफ होगा ना, तो किसी की जरूरत नहीं होती कि उसके ऊपर कोई भी इस तरह का कोई अटैक करे, जो भी कह लें आप। तो जब ये खौफ आपका निकल जाएगा, एक जो सबसे बड़ा खौफ है न्यूक्लियर का, क्योंकि न्यूक्लियर सिर्फ एक कंट्री को इफेक्ट नहीं करता कि जहाँ पे आप अटैक करें, पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है। ठीक है। और आपके पास माशाल्लाह नस्लों तक इफेक्ट करता है, नस्लों तक इफेक्ट करता है। और इसकी जब फिर वो हवा में मिक्स और वो जो टेक्निकल सारी चीजें हैं, जाके फिर जिस तरह हवा जा रही है वो वाले कंट्रीज इफेक्ट होंगे, ये होगा वो होगा। जो हमने जापान में, तो जापान में जो देखा वो तो उस वक्त तो बहुत ही इनिशियल टेक्नोलॉजी थी। अभी तो इतने पावरफुल वेपन्स हैं, और आपके पास हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, और आपके जो न्यूक्लियर हैं वो दुनिया में बहुत बेस्ट गिने जाते हैं हर जगह से, और ठीक ठाक हैं। न्यूक्लियर कभी कोई कितने कह देता है, कोई कितने कह देता है, तो नोबडी नोज के जी एग्जैक्ट उनकी कितने नंबर्स हैं। तो बट एक बहुत आपकी स्ट्रेंथ है ये, तो ये बहुत बड़ी डेटरेंस है। इसको अब प्रोपेगेंडा के थ्रू इसको अंडरमाइन किया जाता है, और बाकी चीजों को हाईलाइट किया जाता है, इसको अंडरमाइन किया जाता है। तो बाकी चीजों को, आपके इवल्स को या जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं कि ये देखें मुआशी तौर पे ये
नीचे चले गए, कर्जों में डूबे हुए हैं, ये तो कशकोल लेके फिर रहे हैं, ये तो मांगते फिर रहे हैं, इनकी फौज, उसमें पॉलिटिक्स, इस तरह की चीजों को हाईलाइट करते हैं प्रोपेगेंडा करके, लोगों के माइंड्स पोल्यूट करने के लिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ आपकी न्यूक्लियर पावर है, स्ट्रेंथ आपकी आर्मी है, आर्मी का डिसिप्लिन है, इन चीजों को कहीं हाईलाइट नहीं किया जाता। उन चीजों को किया जाता है, ले लीजिए कि इनका तो ये डीएचए है, डीएचए को पकड़ के बैठ जाएंगे, उसके पीछे लगे रहेंगे। तो ये चीजें जानबूझ के ये बाहर से लॉन्च होती हैं, यहाँ से नहीं लॉन्च होती। हमारे जो मासूम लोग हैं उनकी बातों में आ जाते हैं, बहुत मुहिब्बे वतन लोग हैं जी, तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं और वो उनकी लाइन टो कर लेते हैं। लाइन टो करते हैं तो फिर दिल से वो समझ जाते हैं कि वाकई सही कह रहे हैं। जैसे ही आपकी ब्रेन वॉशिंग और होती है, यही वो वजह है कि हमें बड़ी ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, इन मौकों से फायदा उठाने की जरूरत है कि हमारी पाक आर्मी के क्या काम है। और बहुत अब देखे ना, अभी जो मैंने इंट्रो में जो सवाल उठाया था कि यौम तकबीर का जो सारा क्रेडिट है वो सियासी जमातें ले जाती, मतलब दो सियासी जमातें, नून लीग कहती है हमने धमाका किया और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी हमने उसका स्टार्ट किया, स्टार्टअप हमने लिया शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। तो अब तो इसका मतलब है कि बाकी तो फिर सब माइनस में है या जीरो में, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए जो मेन काम था फार्मूला तैयार करना, न्यूक्लियर पावर बनाना, वो तो देखिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का था। अब ये किसके दौरे हुकूमत में हुआ, ये माजी में भी हम देखते आए और अब भी हम देख रहे हैं। जैसे आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी बोला कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाना जो था वो जुल्फिकार अली भुट्टो का विजन था। ठीक है, विजन हो सकता है, लेकिन देखिए जो प्लान एग्जीक्यूट जब किया जाता है तो वो उसके हिस्से में ही तख्ती आती है। अब देखना तो ये है कि देखिए जिस तरह से हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जो माजी के बयानात हैं, अगर हम उनसे अंदाजा लगाएं, उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि ये विजन क्या था, किसका था, एग्जीक्यूशन का थी। उन्होंने तो अपने बहुत से प्रोग्राम्स में जो इस बात का बरमला इजहार किया था कि जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया, तो उनमें तो इतनी सख्त भी नहीं थी वो एक पटाखा भी फोड़ सके। तो ये क्रेडिट लेना देखिए बहुत आसान होता है, लेकिन जो यहाँ पर मेन कंट्रीब्यूशन है जिस हस्ती का है, उनका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। लेकिन माजरत के साथ मैं ये खुलकर कहना चाहूंगी कि हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ वो वफा नहीं की जो वो डिजर्व करते थे। आज भी अहमियत नहीं दी, आज भी अहमियत नहीं दी। सुहेल बड़ाइक साहब के प्रोग्राम में आपको याद होगा कि उन्होंने एक जुमला बोला था, वो जुमला बेहद दिल गिरफ्ता था और बहुत ज्यादा दिल शिकस्ता था। उन्होंने वो जुमला क्या अदा किया था? उन्होंने जुमला ये अदा किया था कि मैंने पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत की है जिसकी मुझे बहुत ज्यादा सजा, यही मेरा जुर्म है। जी बिल्कुल, ये उनका जुर्म साबित हो। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ही शायद वो वाहिद मुल्क है जहां पर अपने मोहसिनों को जो है वो याद नहीं रखा जाता। अगर याद रखा जाता तो शायद आज उनकी कब्र पे भी जाया जाता, वहां पर भी सलामी दी जाती, वहां पर नहीं, लेकिन हम याद रखते हैं। देखें हम अभी बात कर रहे हैं, देखिए जो जब भी किसी मुल्क के पास कोई एटमी असासा आता है या एटमी पावर होती है तो उसका जो एक असर होता है जिंदगी ऊपर, वो पाकिस्तान के जैसे जो भी सिविलियंस हैं उनके ऊपर। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, बहरहाल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पे के कब्र पे शायद कोई बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया या वहां पे बहुत ऐसा नहीं कुछ हुआ सरकारी तौर पे, लेकिन लोगों ने उनसे मोहब्बत का बड़ा इजहार किया है। लोग वहां पहुंचे हैं और उन्होंने आज बड़ी फातिहा-ख्वानी की है कि पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन अब ये हम भी जानते हैं या आप भी जानती हैं कि उनका इशारा किस तरफ था। शायद वो इशराफिया की तरफ जो है वो इशारा करना चाह रहे थे। किस तरफ इशारा करने चाह रहे थे? ये डॉक्टर अब्दुल कदीर उनसे मोहब्बत का एक इजहार तो उस वक्त भी हुआ जब उनका जज्बे खाकी जो था, जो वो तदफीन के लिए लेके गए, तो इतने फूल थे कि वो एक छोटा सा पहाड़ नुमा बन गया था और वो फूल कितने दिनों तक वो वहां पे ताजा ही रहते हैं। मतलब कोई जो भी लोग, इतनी हाजिरियां होती थी वहां पे जाते थे लोग, वो उनके लिए वो फूल लेके जाते थे और वो उनकी कब्र ढकी रहती थी उससे, और अभी भी वहां पर ताजा फूल मिलते हैं। ये बहुत बड़ी बात। हमारे जनाजे बताएंगे कि हम कितना हक पर थे। सही, वो बिल्कुल ऐसा हुआ। दुरुस्त, ठीक है। बड़ी गहरी बात आपने कर दी कर्नल साहब। अच्छा, ये तो सारी वो चीजें थी जो कि आज के दिन के हवाले से, और आज का मैंने यही कहा था कि मैं आज का प्रोग्राम में ये जरूर कुछ चीजें आज की अहमियत के हवाले से जरूर डिस्कस करूंगी, और बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम इस पे दिया। अब कुछ सियासी जो मंजरनामा है हमारा, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। बड़ी शिकायत हैं आवाम को, खास तौर पे सिंध गवर्नमेंट से तो बेतहाशा शिकायत है। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को तो बंद हो जाना चाहिए, फिर वो बड़ी शिकायत करते हैं हम लोड शेडिंग का सामना है। वजीर आजम साहब ने भी खासा कह दिया कि लोड शेडिंग अब खत्म होनी चाहिए। इसमें सिंध गवर्नमेंट का किरदार देखते हैं आपके 15-16 सालों से सिंध गवर्नमेंट है यहाँ पे, क्या डिलीवर किया उसने? डिलीवर तो खैर बिल्कुल ही नाकाम हुए डिलीवर करने में।
उसमें तो सबको नजर आ रहा है। हम रहते हैं कराची में, रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं, इंटीरियर सिंध में तो खैर इससे भी बहुत बुरा हाल है। तो डिलीवर करने में तो कहीं से भी किस तरीके से कामयाब नहीं हुए। और इसको किया जा सकता था अगर वो चाहते कि लोगों को देखें इन चीज से इतना ज्यादा कंसर्न नहीं होता। अब सबसे पहले उनकी अपने लाइफ और कंफर्ट आती है कि अभी अगर बिजली उनको मिल रही होती और बाकी चीजें मतलब पेट्रोल वगैरह जो भी जिनकी जरूरत की चीजें हैं, गंदम है, बाकी चीजें हैं, वो उनको अफोर्डेबल होती। ठीक है जी, अब सस्ती ना कहें, बच्चों के लिए दूध कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो उनका फिर कंसर्न उन चीजों से निकल के अब ये पता नहीं अब ये कोई डेलिबरेट एफर्ट है या क्या है कि लोगों को इसी चक्कर में लगाए रखो। उनको फिर रोजी रोटी की फिक्र रहे। हाँ। ठीक है, उनको ये पता ना हो कि बिल कहाँ से आएगा, बिल मैं किससे कर्जा मांग के करूंगा, मैं कैसे करूंगा। उनका ध्यान ही नहीं इस चीज पे जाए कौन खा रहा है, कौन लूट रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या नहीं कर रहा। अब उनको उस चक्कर से निकलने नहीं देते। और मेरा तो एक पर्सनल जो है बहुत ही एक इसका ड्रास्टिक सा ओपिनियन है कि वो जानबूझ के चाहते हैं कि लोग रिटेलिएट क्यों नहीं करते। मतलब आप एक स्टेप लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जैसे हमें लगता है कि बहुत बड़ा स्टेप है, इसमें तो लोग मर जाएंगे, सारी सड़कों पे निकल आएंगे, जब वो देखते हैं नहीं निकला कोई भी। अच्छा, इसी बात पे अगला स्टेप आ जाता है। इसी बात पे पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा और सूबाई वजीर जो सईद गनी है, उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में घुस जाएं और वहाँ की उनकी बिजली बंद कर दें, उनके पंखे बंद कर दें, एसी बंद कर दें, तो उन्हें पता चलेगा कि गर्मी का क्या आलम है। मतलब ये काम भी खुद कर रहे हैं और फिर गाइडलाइन भी खुद ही दे रहे हैं। जरूर इस पर बात करेंगे नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, जबकि आयशा नुमान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारी गुफ्तगू का जो सिलसिला है पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल, ख़ास तौर पर कराची की जो सियासी सूरत हाल है और जो शहर कायद के जो बासी हैं, जिन चैलेंजेस का वो सामना कर रहे हैं, उनके हवाले से हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। जमाल सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, PTI से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जमाल सिद्दीकी साहब। जी जमाल सिद्दीकी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। ठीक है जमाल सिद्दीकी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जमाल साहब, आज बड़ा इम्पोर्टेंट डे था पाकिस्तान के लिए, बल्कि है यौम तकबीर मनाया गया, छुट्टी कर दी गई और बड़ा जोश जज्बे से आज का दिन मनाया गया। सियासी मंजरनामे में इसकी कोई अहमियत के हवाले से कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखिए जी, ये तो वाकई एक बड़ा दिन था और हमारे पाकिस्तान के साइंसदानों की बड़ी कोशिश है, इसमें एफर्ट्स हैं और इससे इनकार नहीं है, क्योंकि एटमी प्रोग्राम की जो बुनियाद थी वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने रख दी थी और उस दौर से हमारे साइंटिस्ट जो है, हमारे जो असल सरमाया है, उन्होंने इस पर बहुत काम किया और ये खुशनसीबी थी उस दौर की गवर्नमेंट की कि उनके दौर में ये चीज तैयार हुई और बवक्त जरूरत हमें इस्तेमाल करनी पड़ी। तो हमने दुनिया को बताया कि हम भी एटमी ताकत है। ये मेरे ख्याल में 26 साल पुराना वाकया ये जी जी। और हम 26 साल पहले एटमी ताकत बने थे और हमारे मुल्क की स्ट्रेंथ है और इसमें हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारी जितने भी डॉक्टर कदीर और ये सारी टीमें थी पूरी, और खुसूसन हमारी जो इस एटमी ताकत की जो मुहाफिज है हमारी पाक फौज, तो उनका भी बड़ा अहम इसमें रोल है, क्योंकि जाहिर है वो हमारे वो इदारे हैं जो तय करते हैं कि हमें दुश्मनों से निपटने के लिए कब कौन सी चीज करनी चाहिए। तो ये फोर्स, ये ताकत उन्हीं के पास है और ये स्ट्रैटेजी वही डिजाइन करते हैं और तमाम गवर्नमेंट्स को उनके साथ मिलकर काम करना होता है। तो ये उनका दुरुस्त फैसला था कि जब इंडिया ने अपने आप को साबित किया तो हमें भी साबित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ना सिर्फ एटॉमिक पावर बनने में जमाल साहब, ना सिर्फ एटॉमिक पावर बनने में, बल्कि हर लिहाज से अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है तो हम ये देखें कि हम उससे आगे ही निकले। हमें अपनी मईशत को भी अपने इर्द गिर्द के जो हमसाया ममालिक हैं उनको देख के और अपनी मईशत को भी संभालना चाहिए और अपनी सियासी कुव्वत भी बढ़ानी चाहिए। यही मैं कह रहा था कि लेकिन एटमी ताकत बनने के 26 साल के बाद आज छुट्टी का उनको ख्याल आया है, तो मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट का ध्यान और रुझान किस तरफ है कि वो इतनी बुरी मैशत में कि जब एक दिन की छुट्टी आप करेंगे तो आपके अरबों रुपए का नुकसान होता है मुल्क की मैशत बंद होने से। तो आपने पूरी दुनिया से अपने आप को काट लिया वर्किंग डे में, तो आपकी मैशत को भी बड़ा नुकसान हुआ। और 26 साल बाद तो छुट्टी का मुझे समझ नहीं आया कि किस खुशी में इन्होंने क्या पॉलिटिकल हरबा इस्तेमाल किया है कि मई के महीने में 28 तारीख को छुट्टी का ऐलान करके वो शायद पाकिस्तान अपने आप को बहुत ज्यादा
मुहिब्बे वतन साबित करना चाह रहे थे हमारे इदारों के सामने। तो ये इतना ही मुहिब्बे वतन है कि जब दिल चाहता है इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं, इस मुल्क में कोई कमरे सिर्फ इनकी इस मुल्क में उनके बड़ों की, अदरवाइज इनके तो खुद भी बाहर, इनके बच्चे भी बाहर, इनके पोते नवासे भी बाहर। तो ये इतना ही मुहिब्बे वतन है इस मुल्क से। और अगर हमें समझते हैं कि छुट्टी करने से हमने कोई बहुत मुल्क के साथ हमने मुल्क के ऊपर कोई एहसान किया, तो ऐसा नहीं है, मुल्क का नुकसान किया बल्कि आपने। अच्छा। क्योंकि अगर आपने सिर्फ एटमी ताकत बन के कंपेयर करना है तो आपको ये भी कंपेयर करना पड़ेगा कि इंडिया में डॉलर कितने का है। आपको ये भी कंपेयर करना पड़ेगा कि इंडिया के पास डॉलर के जखायर कितने हैं, रिजर्व कितने बचे हैं। हमारे पास शायद मांग तांग के 6, 8, 10 अरब हम करके बड़ा खुश होते हैं, वहाँ 600 अरब की इकोनॉमी है। आज तो बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान में भी डॉलर हमसे बहुत अच्छा है। हमें इस तरफ ज्यादा सोचने की जरूरत है, बिल्कुल सोचने की जरूरत है। जमाल साहब मसरूफ है जी, इन शोबेबाजियों से कुछ नहीं मिलने लगा। हमें संजीदगी से मुल्क की मैशत की तरफ सोचना पड़ेगा और इनको ये मानना पड़ेगा अगर किसी भी मुल्क की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी तब आती है जब उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। बिल्कुल ऐसा ही है, इनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। जमाल साहब, आज पीटीआई ने एहतजाज किया प्रेस क्लब के सामने और आरिफ अलवी साहब का भी बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा, पहले भी कहा था उन्होंने कि एक प्रेशर डेवलप हो रहा है और प्रेशर कुकर जैसी सूरत हाल हो रही है, कभी भी फट सकता है और अगर फटा तो इसका बड़ा नुकसान होगा। तो आप नहीं समझते, आप पे भी तो सवालिया निशान आ जाता है कि मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको भी तो डायलॉग्स की टेबल पे आना चाहिए? बिल्कुल, आरिफ अलवी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बयान दिया है, क्योंकि वो उस मनसब से गुजर कर आए हैं जहां पर ये सारी चीजों के बारे में आपको एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर मालूम होता है। तो वो उस मनसब से आए, तो उनसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है कि जब भी कभी किसी मुल्क में प्रेशर डेवलप होता है तो उस प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है, उसको प्रेशर को कम करने की कोशिश की जाती है। आप एक तरफ बात कर रहे हैं डायलॉग की, तो इमरान खान तो वो वाहिद आदमी जिसने कहा था मैं इस मुल्क में रहूंगा और यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा। वो तो बाहर जाने के तो ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं। लेकिन शर्जील इनाम मेमन ने तो आज उन्होंने कह दिया कि किसी इदारे से बानी पीटीआई की लड़ाई नहीं है बल्कि पाकिस्तान से है। देखिए, शर्जील मेमन का इतना बड़ा कद नहीं है, ना उनकी इतनी हैसियत है कि वो इमरान खान पे तनकीद करें और इमरान खान के बारे में कमेंट्स करें। वो बेचारा 1 घंटे टीवी पे लगा रहा, आपका चैनल, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसके पास बहुत सारे इश्तिहारात होते देने के लिए, तो मजबूरी थी माजरत के साथ कि उसको इतना सारा दिखाया, उसकी फजूल गुफ्तगू, तो वो टोटल गुफ्तगू वो इमरान खान के खिलाफ कर रहा। तो उस बेचारे की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ तनकीद करे तो उसकी बात को जवाब दिया जाए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आरिफ अलवी साहब ने बात की, बड़े दुरुस्त पैराए में बात की है। हमारे संजीदा हल्कों को इस बारे में सोचना चाहिए, सियासी हल्कों को भी और हमारे मुख्तदर हल्कों को भी सोचना चाहिए कि आप मुल्क में माशी इस्तेकाम लाने के लिए आपको सबसे पहले पॉलिटिकल इस्तेकाम लाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं ला सकते या लाने में कामयाब नहीं होते तो फिर आप सिर्फ छुट्टियां करते रहे और छुट्टियां मना के आप खुश होते रहे कि हमने कोई दिन मना लिया। आप किसी की दुनिया में बराबरी या उनके साथ दौड़ में आप कभी भी पहले नंबर पे नहीं आ सकते। जब आपसे बांग्लादेश भी आगे निकल जाए, जब आपसे अफगानिस्तान की करेंसी भी आपसे अच्छी हो जाए, तो आपके लिए जरूरी है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप एक तरफ बात करते हैं डायलॉग की, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि हाँ करें मुज़ाकरात। आप एक दिन डायलॉग की बात करते हैं, 2 दिन बाद आप पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटरीट पे धावा बोल के उसको सील कर देते हैं। तो अगर मुस्लिम लीग नून के कायद जो अगर मुज़ाकरात की दावत देते हैं तो उसको भी तो कबूल नहीं करते ना बानी पीटीआई? नहीं, हमने बात कबूल की नहीं है। आप देखें ना, जब मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों तरफ से एजेंडा तय होता है। अच्छा, आप एजेंडा तय होता है कि जी ये एजेंडा है हमारा और ये एजेंडा आपका क्या है वो भी सामने रखें, फिर उस पर एक मुज़ाकरात टीम बनाए। आप कोशिश तो करें। आप बात करते हैं मुज़ाकरात की और आपका जोकर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर टीवी पर बैठ के 50 फजूल बकबक करना शुरू कर देता है। तो ऐसे भी मुज़ाकरात नहीं होते ना कि अगर सास बहू का झगड़ा निपटाना हो तो घर के अफराद कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुसर खड़ा होकर वो वन साइडेड गुफ्तगू शुरू कर दे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। देखिए, मुज़ाकरात किस पर? आप कहते हैं पार्लियामान में आए हम बात करेंगे। कौन सी पार्लियामान में? हम पार्लियामान में आके बात करते हैं कि हमारे जितनी भी सीटें आपने हमारी छीनी है फॉर्म 45 के तहत, वो हमें वापस करें। ठीक है। अच्छा, मुज़ाकरात की टेबल हमारी वापस करें। जमाल सिद्दीकी साहब, एक छोटा सा सवाल है, अगर मुज़ाकरात की टेबल सजाई जाती है, किसके साथ बैठना पसंद करेंगे आप?
हम सबके साथ बैठना पसंद करेंगे, लेकिन शर्त सिर्फ ये कि अच्छा, ये तो आपने बड़ा सियासी बयान दे दिया ना। मैं आपसे कहूँ ना कि जो भी मकसद मुज़ाकरात करेगा हम उसके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बामकसद मुज़ाकरात होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात कही। आयशा, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा बयान उनका भी आ गया। उन्होंने कहा कि इस तमाम कौमी इदारों को डायलॉग्स करने की जरूरत है, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अदलिया से फैसलों में कोताही हो जाए तो इसका असर जो है वो नस्लों तक जाता है। तो अदलिया को कहाँ मिसगाइड किया जाता है? यही लोग होते हैं ना जो गलत चीजों को आगे प्रमोट करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को बदल दिया जाता है। तो मतलब और इदारों को डायलॉग्स करना चाहिए। तो इदारों में तो ये बात तो सिर्फ इदारों तक महदूद है। सियासी जो पार्टीज हैं जो उन इदारों पे असरअंदाज हो जाती हैं, जो सियासी रुख एक है ये भी, तो उस पर कोई बात नहीं करता। देखिए, पहले ख्वाजा आसिफ साहब को तो ये देखना है कि आप मुज़ाकरात के लिए वो माहौल भी, साजगार माहौल भी पैदा कर पा रहे हैं। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आप किसी को दीवार से लगा रहे हैं, बदतरीन क्रैकडाउन्स का निशाना बना रहे हैं। आप किसी सियासी पार्टी के कारकुनान को देखिए, आज प्रेस क्लब पे भी जिस तरह से मैं अभी मिसाल आज की दूंगी, आज भूख हड़ताल कैंप था, आप लगाने देते, कितने दिन बैठ जाते पीटीआई वाले? 1 हफ्ता बैठ जाते, 2 हफ्ते बैठ जाते। मतलब आप लोगों के खौफ और डर का आलम ये है कि जहां पे 4 बंदे इकट्ठे होते हैं वहां पे दफा 144 लगा देते हैं, जहां पर 4 बंदे इकट्ठे होते हैं वहां पर आप पूरी पुलिस की नफरी पहुंचा देते हैं। तो देखिए, इस तरह से मुज़ाकरात नहीं होते। पहले आपने अपनी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इत्तेमाद में देना होता है, उनको थोड़ा सा आपने इतना एक हफ्ज़दा माहौल बना दिया है कि जहां पर सांस लेना मुश्किल हुआ है। इस आलम में अगर आप डायलॉग की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है आप मुख्तलिफ सियासी मुकदमात पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, तो देखिए इस तरह से मामला हल नहीं होंगे। पिछले 2.5 साल से जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार है, पहले ये तासुर था जी इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन करवाएंगे तो शायद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाए। थक गए थे, इलेक्शन करा दें जी। हर हल्के में यही बात हो रही थी कि जी इलेक्शन वाहिद हल है, इलेक्शन वाहिद हल है। इलेक्शन भी जिस तरह से जैसे तैसे करके हाथ पांव जोड़ के जिस तरह से इलेक्शन करवाया गया, जिन हालात में करवाया गया, जिन पैरामीटर्स के ऊपर करवाया गया, ये सब जानते हैं। अब आप कह रहे हैं मुज़ाकरात, अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो उसके लिए आपको नियत भी वैसी जाहिर करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सामने मीडिया के सामने बैठकर आप कोई बात कर रहे हैं और मीडिया के बाद जो है आप एक मुनाफकत का जो चेहरा है वो अपनाए हुए हैं, तो ये इस तरह से नहीं होगा। और दूसरा आपने क्या सवाल किया था मुझे, सॉरी वो आप बता दीजिए। दूसरा मैंने ये सवाल किया था कि अदलिया के बारे में ये कह रहे हैं कि फैसलों में कोताही अगर हो तो नस्लों तक जाती है। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि आज इस हफ्ते से ही क्यों नून लीग को 1-2 हफ्ते से याद आ रहा है, बुखार चढ़ रहा है अदलिया के जो एहतसाब का। ये वही नून लीग है जो कि माजी में अदलिया पर पहले भी चढ़ाई करती रही है। आज जब इनको महसूस हो रहा है कि इनकी मनपसंद के फैसले नहीं आ रहे, ये वही अदलिया है जो कि नवाज शरीफ को वापस लेकर आकर उनको पूरा इन्होंने ड्राई क्लीन करवाया था। इनके सारे केसेस रातों रात खत्म हुए हैं। जिस तरह से केसेस जो हैं, जो बड़े ही केसेस स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते थे, उनको जो है इन्होंने खत्म करवाया है। तो उस वक्त तो अदलिया बहुत अच्छी थी। तो आज अदलिया को ये क्या बताना चाह रहे हैं कि आप इस तरह के फैसले ना करें, उनसे गुरेज करें, या हमारे हक में फैसले करें, या वो फैसले करें जो हमारी फेवर में जाते हैं। तो देखिए ये सब चीजें जो है, अगर अदलिया भी जो है मेरिट पे अगर फैसले करेगी तो जाहिर सी बात है वो भी किसी दबाव का शिकार नहीं होगी। तो ये चीजें जो है ये सबके सामने हैं। मजीद इन पे रोशनी डालना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं होगा। अच्छा, नहीं क्यों नहीं। देखिए बहरहाल सारी चीजें जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो तो हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल साहब, मुल्क की सियासत क्या इख्तियार करने जा रही है? अब मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, वो अब पार्टी के सदर भी मुंतखब हो गए हैं। आप समझते हैं कुछ बेहतरी आ सकती है, कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि उनका जो तरीका कार है वो बहरहाल डिफरेंट है, उनका एक अपना विजन है। देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि नवाज शरीफ इस वक्त मैटर नहीं करता। अच्छा, तो उनको सदर बना दें, जो भी बना दें, पार्टी का कुछ भी कर दें। पहले भी पार्टी के जितने भी अफेयर्स थे उसमें उनका इन्फ्लुएंस था ही, और वो अपनी बात बनवा लेते थे। देखिए नवाज शरीफ साहब बुरा ना मान जाए कहीं आपकी बातों को। नेचुरली मानेंगे, जाहिर है, बुरा क्यों नहीं मानेंगे। वो जब आप कहेंगे कि मैटर नहीं करते तो बुरा तो मानेंगे। तो लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ गई है ना कि वो उनके अंदर, पार्टी के अंदर, प्लस जनरल पब्लिक का जो ओपिनियन है, पब्लिक दिन ब दिन और ज्यादा इनकी, क्योंकि
पहले ही तो इन्होंने गलती वो की थी जब इन्होंने गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम दी थी तहरीक अदम एतमाद वाली। अच्छा। तो उसके बाद कोई इन्होंने कोई 40-50% पब्लिक को अपने खिलाफ मजबूत कर लिया था अपने एक्शंस की वजह से, सिर्फ इस वजह से नहीं कि इन्होंने गवर्नमेंट ली या इमरान खान को निकाला। ये कोई मेरा ख्याल है कि उसमें 5 या 10% ये मैटर करता होगा। अच्छा, कुछ लोग ये बड़ा कहते हैं कि अगर उस वक्त बानिया पीटीआई की गवर्नमेंट को चलने दिया जाता तो शायद 1-1.5-2 साल बाद आवाम का भी सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता, क्योंकि ये चीजें चलनी ही थी ऐसी, तो वो खुद ही उस पर रिस्पॉन्स करते। साइकिल में आके तो वो तो आपने तो इमरान खान को इतना बड़ा उसका कद कर दिया है कि वो अभी सब उसके सामने बोने लगते हैं, सिर्फ इस वजह से कि एक तो उसको निकालने पे लोगों की हमदर्दियां होगी, फिर आपकी अपनी गवर्नेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, फर्दर उनकी हमदर्दियां हो गई, फिर उसके बाद आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट में जो कुछ हुआ उसके बाद और ज्यादा वो स्ट्रांग हो गया, फिर उसके बाद जो कुछ अभी पिछले 2 साल में हुआ तो खैर। बिल्कुल आपकी बात मुकम्मल करेंगे, मजीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले कर्नल साहब से बात हो रही थी, ताहिर मसूद साहब से। तो ताहिर मसूद साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब क्या आपने बात की कि अब वो इतना मैटर नहीं करे सियासी सिनेरियो में ना, सियासी माहौल में, लेकिन वो तो अपनी हर तकरीर में कहता है कि मेरा दौरे हुकूमत सुनहरी दौरे हुकूमत था, सुनहरे रूप से लिखा जाने वाला तारीख है, तो वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे। देखिए, वो जिस तरह मुझे लगता है जो कुछ मैंने देखे हैं हालात वाकयात उनकी पार्टी के, शेयर करें ना आप नवाज शरीफ के, तो वो एक मेंटली जो ना किसी एक फोबिया में फंस गए हैं एक जगह पे आके ना। अच्छा। तो अब उनके पास कोई बयानिया है नहीं पूरी पार्टी के पास, ठीक है, वरना तो वो उसको रिपीट करते रहते। कोई बयानिया पहले जिस तरह जजेस के खिलाफ होते थे, कभी फौजियों के खिलाफ होते थे, कभी कुछ ना कोई बयानिया बना लेते थे, उस पर लग जाते थे। तो अब वो बयानिया कोई बचा नहीं उनके पास, तो अब पीछे क्या रह गया कि अब क्या बताएं वो फिर उनको पुरानी बातें याद आती हैं, दरमियान में उनसे उनकी मेमोरी से वो पीरियड सारा निकल जाता है कि जो उनका ये जो इमरान खान की उसकी तहरीक अदम एतमाद के बाद वाला पीरियड है इनका, और या फिर उसके बाद ये केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद वाला पीरियड है। केयर टेकर भी वैसे प्रैक्टिकली उन्हीं की गवर्नमेंट थी, तो बट वो पीरियड तो मैं मिस कर जाते हैं। वो स्टार्ट लेते हैं अपने उस दौर से, 90s के दौर में चले जाते हैं। टोटल ये है कि उनमें बेसिकली अपने आप को प्रेज करना होता है, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए एक गलत रास्ते पे चलने, कोई भी इस पे यकीन नहीं करता। कौन यकीन करता है? मुझे कोई एक बंदा दिखा दे कि उनकी बात सुन के वो कहे हाँ यार इसने तो बड़ा काम किया था। सही। तो अब ये कुछ ना कुछ उनको बयानिया चाहिए सीरियसली, और ये सिर्फ मैसेज देंगे नवाज शरीफ साहब को कि भाई आप अपना बयानिया को स्ट्रांग बयानिया बनाएं। के प्राइम मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, फाइनेंशियल मिनिस्टर रहे, पंजाब के, और कितनी दफा हुकूमत की, और ठीक ठाक सीजनड, वो काफी सीनियर सियासतदान है, तो डेफिनेटली वो मैटर करते हैं, ज्यादा सीनियर। बहुत ज्यादा सीनियर। जमाल साहब से बात कर लेते हैं। जमाल साहब, आप इत्तेफाक करेंगे कर्नल साहब की बात पे, वो तो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को बयानिया कोई बनाने की जरूरत है, बहुत कमी हो गई है बयानिया की। जमाल साहब, आपकी आवाज नहीं मैं सुन पा रही। नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया जमाल सिद्दीकी साहब से, उनसे ज़रूर बात करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आयशा, ये मुझे बताइए, MQM पाकिस्तान का क्या किरदार क्या है? हम सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं, लेकिन MQM की पार्टी भी एक वक्त था, उसने भी अपना पीक दिया और बहुत काम किया शहर कायद के वासियों के लिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शायद वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है लोगों का, या वो अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रही जो कि उसे करना चाहिए। ऐसा ही देखिए, इसकी एक तो बड़ी वजह जो है पिछले 2 टेन्योर से जिस तरह से MQM का एक किरदार रहा है, जिस हुकूमत के साथ भी मिलते हैं, बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं, शेयर करना शुरू कर देते हैं, वजारतें मिल जाती हैं, और फिर आपको पता है कि ये जो हर 3-4 महीने बाद इनको एक बुखार चढ़ता था कि हम हुकूमत से मुस्ताफी हो रहे हैं, और उसके बाद फिर दोबारा से ले दे के जो एक बातचीत के मामला तय पाते थे, तो लोग इस सबसे दरअसल जो है वो फेड अप हो चुके थे। लोगों को इनका किरदार नजर आ रहा था कि ये अपनी मुफाद परस्ती के लिए जो है वो सियासत कर रहे हैं, अवामी इश्यूज के ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो पिछले 2.5-3 साल से जो लोगों ने देखा है, जिस तरह से खास तौर पे मैं बात करना चाहूंगी अदम एतमाद में जो
ये एमक्यूएम का जो एक किरदार रहा है, इनका जो एक वहां पर मैंडेट था, कौमी असम्बली की जो इनकी नशिस्तें थी, जिस तरह से इन्होंने वो वहां से विड्रॉ किया, और जब ये अदम एतमाद की सूरत में जो बनने वाली हुकूमत है उसका हिस्सा बने, तो ये इससे भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट पाई जाती थी। अब ये इलेक्शन के दौरान भी जो है लोगों को ये राम नहीं कर सके, क्योंकि अवामी मकबूलियत जो है दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। वो एमक्यूएम जो कि आज से 10 साल पहले अगर आप देखें जिस तरह से मुस्तफा कमाल ने रातों रात खड़े होकर कितना काम किया और बहुत ज्यादा डिलीवर किया, एमक्यूएम में अब वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा लोगों को। लोग समझते हैं कि अब इनके ये जो दावे हैं, ये जो वादे हैं, ये झूठे हैं, लोग इनके ऊपर यकीन नहीं करना चाह रहे, और यही वजह है कि आज एमक्यूएम के अंदर आपको वो कॉन्फिडेंस भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, ये अवाम में जा नहीं सकते। अजीजाबाद का इतना बड़ा हलका, इनका इतना इम्पोर्टेंट हलका, वहां पर कौन जीता ये आप भी जानती हैं, किस तरह से सीट जो है वो ली गई। तो देखिए, ये जो इलेक्शन था ये पूरा एक रेफरेंडम था, ये अवामी रेफरेंडम इसको हम कहेंगे। जिस तरह से जो बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं ये सबने देखा है, और अवामी मकबूलियत में कौन किस जगह पर खड़ा है ये शायद एमक्यूएम को अंदाजा हो चुका है, इसीलिए अब ये लोग खुद भी गुरेजा हैं। ठीक है जमाल सिद्दीकी साहब, अब वक्त थोड़ा सा कम रह गया है प्रोग्राम का, तो मैं जल्दी से कमेंट्स लूंगी। जमाल सिद्दीकी साहब, मुल्की सियासत के हवाले से बताइएगा। मियां नवाज शरीफ साहब तो अब पार्टी सदर हो गए, कुछ नया कुछ होने जा रहा है? क्योंकि कर्नल साहब ने तो कह दिया कि कुछ नहीं बदलने वाला, वहां पे वो अब बयानियां बनाने की जरूरत है क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। तो आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? देखिए, मुझे नवाज शरीफ के सदर बनने से क्या होने जाएगा मुल्क में, जरा मुझे आप बताएं ना, कैसा क्या हो सकता है उनके होने से, तो जो पाकिस्तान में होना बाकी, और उससे देखिए पार्टी की एक बड़ी पार्टी के सदर बन देंगे तो वैसे सियासी इस्तेहकाम में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँ ना कि वो उनका पहले अपना किरदार का तो तायी उन्होंने कि उनका इस वक्त पार्टी में किरदार किया है। वो बेचारे इतनी उनके गुब्बारे में हवा भरी गई, वो पाकिस्तान आए जैसे तैसे करके, और इतना बड़ा उनका ड्रामा रचाया गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं? आज तक उन्होंने उस वक्त से लेकर आज तक 3 महीने हो गए, तो एक माँ से वह तंदूर पे रोटी बांटने के अलावा कुछ कोई और काम किया हो तो मुझे बता दें, या अगर वो कुछ और काम कर सकते हैं तो उन्हें बता दें। उन्होंने तो अपनी वजारत उस्मा विड्रॉ कर दी ना, कि उनके पास जो मैंडेट था, और उन्होंने जो 8 फरवरी का इलेक्शन देखा, तो उसके बाद तो उन्होंने अपनी वजारत उस्मा विड्रॉ कर दी कि भाई तुम बन जाओ, मैं नहीं बन सकता इस तरह, मैं तो बिल्कुल ही फेल हो जाऊंगा। तो ऐसा क्या कर लेंगे नवाज शरीफ, और ऐसा क्या कर लेगी ये नून लीग की गवर्नमेंट? अगर कुछ कर सकती होती अब तक आपको नजर आ जाता। बजट की आमद है, बजट में कोई नए चैलेंजेस आने वाले हैं, कुछ करेगी हुकूमत इसमें आवाम के रिलीफ के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी को सस्टेन करने के लिए? हुकूमत करेगी, और इंशाल्लाह ताला अवाम का बेड़ा गर्क करेगी, जो ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो चुका है। इनको सिर्फ अगर करना है, और जो इनको सिर्फ इमरान खान से फोकस है, सारा फोकस इनका अपनी परफॉर्मेंस पर लगाएं, इमरान खान पर ना लगाएं। उसके अंदर अल्लाह ने ताकत दी है कि वो जेल में रह के भी इन शैतानों का मुकाबला कर सकता है, और वो कर रहा है, और वो आखिर दम तक करेगा। अगर इनमें बहुत ही शौक है इमरान खान से कंपटीशन करने का, तो इनको चाहिए कि जो इमरान खान के दौर में 147 रुपए का पेट्रोल था, वो उस पे ले आए, अपनी मैशत को अपने सारे एफर्ट्स करके 174 के डॉलर पे ले आए, 60 रुपए के आटे पे लिए हैं। तो कुछ ऐसा करें ना कि जिससे इमरान खान को कह सके कि देखो हमने तुमसे अच्छा कर दिया। तो बात तो तब होती है, अगर गुफ्तगू एक रोटी 4 टुकड़ों में बांट के चारों भाई खा लेंगे, फिर हम मेहनत करेंगे तो फिर एक रोटी खा लेंगे, स्टूपिड किस्म की बातें करके आप क्या कौम को बेवकूफ बना रहे हैं? आपके पास करने को कुछ है नहीं, आपके पास देने को कुछ है नहीं, आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, आप टीवी पर बैठ के रोटियां बांटने के फतवा जारी कर रहे होते हैं। यार आपके पास कोई प्लान है तो आप कौम के सामने रखें। आप मीडिया एंकर्स को बुलाकर उनको बताएं कि मेरे पास ये प्लान है, अपने टीवी शो में मेरा प्रचार करें कि मैं ये करने जा रहा हूँ। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने वो 16 महीने का टाइम पास कर लिया। अभी भी आपको अच्छी तरह पता है कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, कितने दिन चलेगी? इनको तो हर वक्त यही खौफ खाया रहता है कि यार पता नहीं कब इमरान खान जेल से रिहा होके आ जाए, और उसके बाद कितने दिन की हमारी गवर्नमेंट है। ये ऐसी बस घूमना फिरना दौरे शौरे करके इन्होंने करना है, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं इनके पास में। ठीक है कर्नल साहब, लास्ट कमेंट भी आपसे लेना चाहूंगी मैं, कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें? मैसेज मेरा ये है कि बहुत होपलेसनेस फैल गई है पाकिस्तान में, लोग छोड़ के जा रहे हैं, जिसके पास इन्वेस्टमेंट रुक गई है, हर चीज में लोग ये सोचते हैं कि यहाँ की बजाय कहीं बाहर देख लो, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास नहीं है तो बेचारे होपलेस है ही हैं कि उनका गुजारा नहीं हो रहा दिन रात। तो लेकिन मुश्किल के बाद आसानी अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ है,
तो इसलिए हमें शजर से उम्मीदें बाहर रख। हाँ, तो उसमें ये कि इतने मायूस होने की बात नहीं है कि जी पाकिस्तान तो बस गया तो कुछ नहीं बन रहा, तो अल्लाह ताला भी है ना ऊपर। बेशक। तो हम कुछ प्लान करते हैं और प्लानिंग फाइनली अल्लाह ताला की कामयाब होती है। बेशक। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, बहुत अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और आर्मी के खिलाफ जिस तरह लोगों के दिलों में नफरत भरी जा रही है, कुछ रिसेंट एक्टिविटीज है, जो कुछ भी होता रहा है उसमें ज्यादातर लोगों का प्रोपेगेंडा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो इस तरह करके इतना नहीं, आपकी फौज है, आपका मुल्क है और इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वन लाइनर आपसे भी आयशा। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि देखिए, पाकिस्तान में हर बार पुरानी प्रोडक्ट के ऊपर नई पन्नी चढ़ाकर कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने मुल्क की मैशियत को बेहतर करने का सबसे बेहतरीन हल यही है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में आप खुद करिए, बाहर जाकर कशकोल फैलाने से कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आयशा नुमान साहिबा, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड ताहिर मकसूद साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। जमात सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, बात वही है कि अपने उम्मीद का दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए और बहुत जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की जाए ताकि मुआशी इस्तेहकाम आ सके, आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। खुद एहतसाबी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है और जो इखलाकी बिगाड़ हम में पैदा हो चुका है उस पर नजर करने की जरूरत है, उस पर काबू पाने की जरूरत है। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।